ठीक है, चलिए आज मेरा कैमरा नहीं ऑन होगा थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाऊंगा आपको सारी चीज़ें। चलिए आयनिक का क्या मतलब है। अब देखो आयनिक सिखाते हैं, बड़ा मज़ेदार है। जैसे मान लो कि क्या नाम है, प्रखर और विकास दोस्त हैं, और प्रखर ने विकास से 1000 ले लिए। कितने ले लिए? 1000। और प्रखर ने विकास से ये बोला भाई 1000 जरूरत थी तो ले लिए, तो कहें जब जरूरत होगी तुमको तो हमसे मांग लेना। क्या कहना? प्रखर ने इनसे वादा किया कि जब आपको जरूरत होगी आप हमसे 1000 रुपये मांग लेना, हम आपको लौटा देंगे, दे देंगे। अब इनके पास 1000 एक्स्ट्रा था, तो इनको डर था चोरी ना हो जाए, कोई लूट ना ले, ठीक है, छिनैती ना हो जाए, ये भी टेंशन में थे। तो इन्होंने कहा यार प्रखर के पास ही पैसा रहेगा, कम से कम रहेगा तो सेफ आदमी के पास। अब इनको क्या पता, प्रखर ने इनसे पैसा ले लिया, दोस्ती बढ़िया दोस्ती करके पैसे उन्होंने उठा लिए। अब प्रखर ने एक चीज़ करी, प्रखर इनको इज्जत देना शुरू कर दिए। अरे विकास भाई क्या हाल है। और हाँ, तो कहने का क्या मतलब था, जब तक पैसा नहीं लिया था तब तक दोस्ती एवरेज थी। अब जब पैसा ले लिया तो और घनी दोस्ती हो गई। अब विकास, तो प्रखर ने विकास से इसलिए दोस्ती बढ़ा ली क्योंकि दोस्ती अच्छी रहेगी तो ये पैसा नहीं मांगेंगे। होता है ना दोस्त से, क्या यार एकदम खास दोस्त है तो क्या पैसा मांगी, से मैंने भी दिया है तो अभी मैं मांगता नहीं हूँ, कि मुझे लगता है यार दोस्त ही है, जब देना होगा दे देंगे, क्या मांगे उससे। हाँ, वो फिर मिलता नहीं है। हाँ, तो कहने का क्या मतलब है कि इन्होंने इनको इज्जत देना शुरू कर दिया। और ये भी, और प्रखर, अरे भाई क्या हाल है, आओ आओ बैठो, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ये दोनों बहुत करीब हो गए। जो दोस्ती एवरेज थी अब जो है दिन में हाल चाल लिए जा रहे, भाई कहाँ हो, अरे आ गए कोचिंग, तुम कहाँ, अरे यार तुम्हारे लिए बैठे हैं, पीछे एक सीट रोक के रखी है। तो कहने का क्या मतलब है कि अभी हकीकत तो ये है कि वो 1000 वापस नहीं आने वाले, हकीकत तो यही है। लेकिन उस 1000 की वजह से इनकी दोस्ती क्या हो गई, बहुत, इनको लग रहा है ये दानवीर है और उनको लग रहा है कि इन्होंने ये कर्जदार है, और दोनों एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि आयनिक बॉन्ड में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम चला जाता है, जिसके पास कम रहता है उसके पास चला जाता है, जिसके पास ज़्यादा रहता है उससे निकल जाता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। लेकिन ये ऐसा अब ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ सकता, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले के ऊपर पॉजिटिव, दानवीर आदमी पॉजिटिव होता है, और लेने वाला कैसा होता है, पैसा ऐसा किसी से ले लोगे तो उससे नजर चुरा के भागोगे, तो कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव। तो कहने का क्या मतलब है, चार्ज अपोजिट है, अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स आएगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक स्पेशल तरीके का केमिकल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि आयंस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, और एक अलग तरीके का बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। जैसे वो 5-5 रुपये वाला जब शेयरिंग की थी तो ये अपना 5 ही रुपये का खा रही हैं, वो भी 5 ही रुपये खा रहे हैं, यहाँ पे रख लिया पैसा, ये सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है। और इसके बाद जो अगला आने वाला है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें एक ही आदमी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 2, किसी एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, और यहाँ एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या कर रहा है, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस तरीके के बॉन्ड को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एक पेयर दे रहा है ना, और जो लेता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बात समझ में आ गई, ये बना लीजिए अगर आपको ज़रूरत हो तो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ाऊँ। किसी को ज़रूरत है लिखने की? गुड इवनिंग बेटा, किसी को ज़रूरत है लिखने की? जल्दी, मेक इट फास्ट। मुझे तो नहीं लगता कि इतना लिखने की ज़रूरत है, बट अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो लिख लीजिए। दो कलर की पेन का होना बहुत ज़रूरी है। आज पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है, जैसे क्लोरोफिल के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में, बहुत शानदार शानदार चीज़ है। ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आगे बढ़ें।
एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये अमोनियम देख लो, अमोनियम देख लो। अब देखो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कहेंगे 7। तो क्या होता है 2,5। इसकी जो बाहरी कक्षा है इसी को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 2 3 4 और 5 दिख रहा है। अब हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1H1। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास कितना, बना लोगे तो आ जाएगा। और एक लिखा है H+, ये हाइड्रोजन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ, एक भी नहीं या 0। बिल्कुल सही इस बच्चे ने बताया, मतलब एक होते हैं और वो भी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखो हाइड्रोजन क्या है, तो कहेंगे सर नॉन मेटल, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है विकास, धातु की अधातु। अच्छा हाँ, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है मेरे भाई, ठीक है, या आप इसको नॉन मेटल भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड, सहसंयोजी या कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, जिसको नहीं आता वो जान ले कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है आयनिक। नॉन मेटल और मेटल के बीच में कोवैलेंट, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। कौन सा बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अभी सिखाते हैं, जरूरी नहीं। और एक और लिख सकते हो, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट में हमेशा एरो बनाना, ऐसे। बड़ा इंटरेस्टिंग है एरो का सिंबल, किस तरफ मैंने एरो बनाया है, नॉन मेटल से मेटल की तरफ। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है, तो कहेंगे जैसे अभी सिखाता हूं मैं आपको। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, आप पहले इतना नोट कर लीजिए। अब देखो, अब जरा देखना, गिनना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन। चलो अब एक बहुत छोटी सी चीज़ समझते हैं, देखना मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। चलो अब यहाँ से चीज़ों को समझो। ये है पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है हीलियम, ये होता है लिथियम, ये होता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हीलियम, नियॉन, फिर आता है आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। पूरी पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, इसका रहता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। इसी तरीके से आगे लिखा रहेगा। मेरी बात को समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इधर देखो बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे सुखी इंसान कौन है, नोबल गैस कौन है। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या बनना चाहते हैं, आप बताओ, आप क्या बनना चाहते हो। तो कहेंगे सर मैं खुश रहना चाहता हूँ। क्या रहना चाहता हूँ। और दुनिया में 2 ही इंसान खुश हैं, कौन, एक आपका सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क, खुश वो इंसान है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, खुश वो इंसान है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। दुनिया में 2 ही आदमी के दुश्मन नहीं है, एक एलॉन मस्क के और एक आपका संत महात्मा बाबा लोगों के। अब संत महात्मा बाबा लोग से का ना कोई किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो और एलॉन मस्क से दुश्मनी कौन करेगा, वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं करेगा, इतना अमीर आदमी है कुछ भी करा देगा, तो उनसे दुनिया दोस्ती करना चाहेगी, है ना। तो दुनिया में 2 ही आदमी खुश हैं, राइट। अब आप समझिए कि एक साहब है अंबानी और एक साहब है अडानी। अभी बीच में अडानी साहब दुनिया के 4थे सबसे अमीर आदमी बने थे ना, फिर कुछ हुआ इधर उधर और उसके बाद वो खिसक के नीचे आ गए।
अब मेरी इतनी सी बात से ये बताओ कि दुनिया में 2 ही आदमी खुश थे, एक तीसरा आदमी आया अडानी, और वो क्या होना चाह रहा था? खुश। क्या होना चाह रहा था? और वो चौथा था, पहला बनना चाहता था। तो अब चौथे से पहले पे आने के लिए उसके लिए क्या ज़्यादा आसान है? सब कुछ बेच बाच के संत महात्मा बाबा बन जाए, मुनि बन जाए, या थोड़ी और मेहनत करके एलॉन मस्क की बराबरी कर ले? है ना सही बात? अब सावंत सर की बात करते हैं। अरे वो कर लेता बेटा, कोई बात नहीं, चौथा तक आना भी बहुत बड़ी बात है। सावंत सर की बात करो। सावंत सर को अब दुनिया में खुश रहना है। अब मेरे लिए क्या आसान है, संत महात्मा बनना या एलॉन मस्क बनना? संत महात्मा बनना। क्या बनना? तो मुझे सब कुछ त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और साहब को क्या करना पड़ेगा? और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल में, अब देखो ये है लिथियम। कौन है? लिथियम। और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और इसी के जस्ट ऊपर एक नोबल गैस है हीलियम, और इसी के पीरियड की एक नोबल गैस है नियॉन, और इसी के पीरियड के जस्ट नीचे एक नोबल गैस है आर्गन। इसकी नज़र में यही 3 आदमी खुश हैं। एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और एक के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। 2, 10 और 18। अगर इस आदमी को खुश रहना है तो या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करे, तब इसके पास 10 हो जाएगा, या तो ये आदमी जो है 17 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करे, और या फिर ये आदमी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। क्या करे? 3 है, 1 त्याग दे और 2 बन जाए। इन तीनों में सबसे आसान इसके लिए क्या है? 1 को त्यागना। तो लिथियम को अगर खुश रहना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागोगे उतना ही तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आया। चलो अब इसी तरीके से H+ आयन है। कौन आयन है? हाइड्रोजन के करीब का सबसे अमीर आदमी हीलियम। हाइड्रोजन नियॉन बन सकता है क्या? और हाइड्रोजन के करीब का सबसे अमीर आदमी हीलियम। लेकिन अगर H+ की बात करें, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना है? 2। अगर है H+ को सुखी रहना है तो कितने इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो उसने कहा नाइट्रोजन भाई ऐसा है, कहीं अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे घर के बाहर खड़े कर देते, हमारे लिए रिश्ता आ रहा था, दुनिया देखती मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और दुनिया खुश हो जाती और मेरा रिश्ता हो जाता। हाँ, तो नाइट्रोजन ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है तुम्हारे घर के आगे गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इन्होंने अपने ड्राइवर को बोला गाड़ी यहाँ लगा दो। अब यहाँ पर देखो, ये पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो नॉन मेटल बढ़ रहा है, अधातु बढ़ रहे हैं, या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है? नॉन मेटालिक। पीरियोडिक टेबल कहता है कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? अधातु या नॉन मेटल। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में राइट से लेफ्ट आएंगे तो क्या बनेगा? ये देखो बेरिलियम मेटल है, लिथियम मेटल है, ठीक है, तो क्या है? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर किसी चीज़ को सेंटर से डिवाइड करोगे, सेंटर से राइट जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और सेंटर से लेफ्ट आओगे तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? मेटालिक। अच्छा, तो कहने का क्या मतलब है? जो मेटल होता है, मेटल धातु, इलेक्ट्रॉन को लेता है कि देता है? H+, आपने Li+ सुना है, Be+2 सुना है, Na+ सुना है ना? ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दे रहे हैं। इसी तरीके से तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो वो कैसा एलिमेंट हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसा एलिमेंट हो गया? और जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जितना देर में देगा उतना कम। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि नहीं? एक आदमी बहुत बड़ा दानवीर है तो लोगों को दान ज़्यादा करेगा या लोगों से पैसा लेगा? दान ज़्यादा करेगा और पैसा लेने के मामले में बहुत कम होगा। इसका मतलब वो अगर पैसे लेने को मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहूँ तो हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है? लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो इलेक्ट्रॉन दान कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यहाँ पर
नॉन मेटल जो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या कहलाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीना नाम नहीं लेना है, बुआ का नाम है, बिल्कुल नाम नहीं लेना है। हाँ ये सच बात है, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे MENA, लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को लीना बोल सकते हैं, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या कहेंगे, MENA। नाम नहीं लेना है। बुआ सुन लेंगे किसी दिन, मान लो क्लास में आ गई, सुन ली, बताओ लड़का हमारा नाम लेता है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, तो नाम नहीं लेना है। समझ में आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो देता है उसको कहते हैं बेस। लुईस साहब कहते थे ऐसा कोई भी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करे उसको क्या कहते हैं, लुईस बेस। और जो एक्सेप्ट करेगा, जो लेगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहाँ पे H+ आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। क्या कहलाएगा, और देने वाला बेस। चलो मतलब आ रहा है कुछ, सबको आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आ रहा हो। चलिए हेडिंग डालिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। लिखिए लिखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सिखा दिया, पहले ये लिखिए। लिखिए कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन्स, जाहिर सी बात है आयनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है, आयन, आयनिक। कोवैलेंट कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट। इसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कंपाउंड विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड formed by addition of, अब देखो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी सी बात है, बहुत अच्छी सी बात है। लिखा एडिशन ऑफ, अब देखो लिखा है टू, दो या दो से ज़्यादा, मोर देन, दो या दो से ज़्यादा, THAN, मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब बात आ रही है, एक बहुत अच्छी सी बात है, अब एक बात आ रही है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, या तो एक तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब जब इतनी सी बात कर रहे हैं तो ऐसे कई तरीके के सॉल्ट होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे मैं आपसे बात कर लूँ कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको देखते हो तो ये बना होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ना, तो एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है ना, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। ये कैसा कंपाउंड नहीं है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है। चलो अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट। जैसे आपने फिटकरी सुनी होगी, फिटकरी जानते हैं, एलम। अब बड़ी अच्छी सी बात है। अब एक बात समझना कि जो भी कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिलकर के बना है, उस कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कभी भी अपनी एलिमेंटल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। जैसे अगर मैंने पानी में डाल दिया मान लीजिए NaCl, तो ये टूटेगा Na+ और Cl- में। इसका मतलब अगर तुम कोई टेस्ट कराना चाहते हो कि इसमें सोडियम है कि नहीं, तो उस सोडियम को टेस्ट करने वाला रिएजेंट अगर तुम इसमें डाल दोगे तो वो सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, उसका टेस्ट कंफर्म हो जाएगा, कोई कलर चेंज आएगा या कुछ भी ऐसा आएगा। जैसे मान लो तुमको कोई टेस्ट करना है कि इसमें क्लोराइड आयन है कि नहीं या क्लोरीन प्रेजेंट है कि नहीं, तो तुमने कोई रिएजेंट डाला और वो उसने क्लोराइड आयन से रिएक्ट किया और क्लोरीन का टेस्ट दे दिया, क्योंकि इसमें सोडियम अलग है और
क्लोरीन अलग है। इसका मतलब जो सिंपल सॉल्ट होते हैं वो उनके अंदर वो जितने एलिमेंट से मिलके बने होते हैं उन सारे एलिमेंट का वो टेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। क्या देते हैं? स्पेसिफिक जितने भी एलिमेंट से बने हैं सबका टेस्ट देते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के सॉल्ट की। दूसरे तरीके का सॉल्ट है, मान लो एक सॉल्ट है जिसका नाम है K4FeCN का होल 6। अब इसमें तुमको क्या क्या देखने को मिल रहा है? तो कहेंगे सर इसमें मुझे, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो पता है आपको ये कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा। ये टूटेगा 4 पोटेशियम आयन में और FeCN होल 6 और यहाँ पे आएगा 2-। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, सॉरी 4- होगा ना, 4-। कैटायन और एनायन बराबर होने चाहिए ना। अब मेरी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, इसको समझिएगा, मज़ा आ जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको देखो, अब कहने का क्या मतलब है, एक इंसान ने एक डब्बे में जो है सोने के सिक्के रखे, चांदी के सिक्के रखे और उसको उसने उस डब्बे के ऊपर उसने रख दिए थे, चिपकाए हुए थे, मान लो तांबे के सिक्के। किसके सिक्के? और उसने इस सिक्के को पानी में डाल दिया और ये बॉक्स बंद है, बॉक्स बंद है। अब ये पानी के अंदर गया तो ये सिक्के अलग हो गए, यहाँ देखना ये सिक्के जो है अलग हो गए और बॉक्स लॉक है। कैसा है? बॉक्स कैसा है? लॉक है। अब मुझे बताना, कोई भी इंसान अगर इस बॉक्स के अंदर, अरे इस पानी के अंदर हाथ डालेगा तो उसको कौन से सिक्के मिलेंगे? तांबे के, कॉपर के मिलेंगे, सोने के मिलेंगे क्या, चांदी के मिलेंगे क्या? क्यों? क्योंकि वो एक बॉक्स में लॉक है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? और जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो जितने भी एलिमेंट से मिलके बना होता है उन एलिमेंट का वो टेस्ट नहीं देते। अच्छा मेरी एक बात को समझो, जैसे आपने काजू कतली खाई, क्या खाई? काजू कतली, और उसमें क्या क्या है? तो कहीं काजू होगी, शक्कर होगी और मिल्क होगा, खोया होगा, जो भी होगा, यही सब हो गया। ठीक है, और उसके ऊपर चांदी लगी हुई है, चांदी लगती है ना, चिपकाए रहते हैं। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, उसमें चांदी निकाल रहे होते हैं। चांदी हम लोग स्क्रैप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। उसके ऊपर जो चिपकी हुई चांदी है उसको थोड़ा सा घिसोगे तो अलग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। लेकिन क्या उसमें से दूध निकाल सकते हैं, चीनी निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते ना। वो काजू निकाल सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया है जो अब अलग नहीं हो सकता। इसको मतलब तुमको सिर्फ उसमें से मिल्क नहीं पता चल सकता, सिर्फ उसमें से काजू नहीं पता चल सकता, सिर्फ। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लगी है वो कभी भी अपना स्पेसिफिक आयन एलिमेंटल टेस्ट नहीं देगी। कौन सा टेस्ट नहीं देगी? एलिमेंटल टेस्ट नहीं देगी। वो पूरी के पूरे कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेगी। बस अब आगे चलते हैं। अब एक और तरीके का सॉल्ट आया जिसको कहते हैं डबल सॉल्ट। क्या कहते हैं? अब ये इंटरेस्टिंग है। चलो पहले यहां पढ़ते हैं। लिखो, हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? डबल सॉल्ट। ठीक है, चलो लिखो। एक एग्जाम्पल है, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड और
मैग्नीशियम क्लोराइड और 6 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है। दूसरा है K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। यहाँ पर ये जो बना वो बना KCl.MgCl2.6H2O। कार्नेलाइट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नोट करिए। और दूसरा बना K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24 पानी। इसको कहते हैं पोटाश एलम। कौन सा एलम? फिटकरी है, फिटकरी। हाँ बेटा, ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं होता है। ठीक है। वीडियो लेकिन रिकॉर्ड हो रही है, आप वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है। पोटाश एलम। अब मेरी बात को समझिएगा, अब मेरी बात को समझिएगा। जैसे देखो यहाँ पर डॉट लगा है। क्या लगा है? डॉट। और किसी भी चीज में अगर डॉट लगा है इसका मतलब वो चीजें एक पास जरूर है, लेकिन किसी भी तरीके का उनके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं है। क्या है? वो बस एक पास इकट्ठा है, लेकिन उनमें किसी भी तरीके का केमिकल बॉन्ड नहीं है। जैसे मान लो ये एक KCl है और इसी के बगल में रखा हुआ है MgCl2 और इसके सरफेस पर 6 पानी के मॉलिक्यूल आकर के लगे हैं। इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी सरफेस पे बस आकर के चिपके हुए हैं। ठीक है। कोई भी तरीके का बॉन्ड नहीं है। इसी तरीके से ये भी है फिटकरी। अब जैसे ही तुमने इसको पानी में डाल दिया, किस में डाल दिया? अब ये तो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसका मतलब ये KCl में टूट जाएगा और ये MgCl2 में टूट जाएगा। पानी तो पानी है, पानी से कोई मतलब नहीं। और जैसे ही ये यहाँ आएगा ये टूटेगा K+ में, Cl- में, ये टूटेगा Mg+2 में और फिर से 2Cl- में ये टूट जाएगा। अगर तुम इसमें क्लोरीन का टेस्ट कराना चाहोगे तो क्लोरीन का टेस्ट मिलेगा, पोटेशियम का टेस्ट कराना चाहोगे पोटेशियम मिलेगा, और मैग्नीशियम का टेस्ट कराना चाहोगे तो मैग्नीशियम का टेस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि सब अलग अलग है कि नहीं है? अलग है कि नहीं है? है। तो इनको कहते हैं डबल सॉल्ट। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में थे तब ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरह थे, लेकिन जब ये एक्वस स्टेट में आए तो ये सारे अपने सिंपल सॉल्ट में टूट गए। बात समझ में आ गई? डबल सॉल्ट समझ में आया? नोट किया? अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। हमने यहां से ये सीखा कि जितने भी डबल सॉल्ट्स होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और वो नॉर्मल एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगते हैं। लूज दियर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन और इन मॉल्टेन स्टेट, मतलब पिघली हुई अवस्था में, एंड टूट जाना, डिसोसिएट कंप्लीटली, पूरी तरीके से टूट जाते हैं, इन टू दियर इनटू दियर आयंस। ठीक है, समझ में आया ये बात? हाँ या ना? आया? तो डबल सॉल्ट में हमें क्या समझ में आया? तो कहेंगे डबल सॉल्ट की खास बात ये है कि जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएंगे बिल्कुल अलग अलग, और ये कभी भी आपको एलम की तरह नहीं है ऐड करेंगे। ये किसकी तरह ऐड करेंगे? पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखो, इसको इसको बनाया कैसे था, मैंने कैसे बनाया था याद करो। मैंने कुछ ऐसा लिखा था K4FeCN6, ऐसा ही लिखा था ना मैंने कुछ। कोई जरूरी नहीं ऐसा ही हो, और भी तरीके का हो सकता है। अब मैं इसको बता रहा हूँ इसको कैसे दिखाते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लिखिए 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 जनरली, सामान्यतः जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, सामान्यतः जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, इज रिप्रेजेंटेड एज। तो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में क्या होगा, अगर कुछ होगा तो उसको कहेंगे कैटायन। क्या कहेंगे, देखो ना पोटेशियम था, और ब्रैकेट के अंदर होगा सेंट्रल मेटल। क्या होगा, उसके बाद बचे हुए क्या होंगे, लीगेंड्स। लीगेंड एक तरीके के भी हो सकते हैं, कई तरीके के भी हो सकते हैं। और मान लो उसमें अगर यहाँ कैटायन है तो ये एनायन की तरह काम करेगा। देखो अगर ये कैटायन है तो ये एनायन की तरह काम करेगा। अगर ये है, और अगर हो सकता है ऐसा लिखा हो, ऐसे ब्रैकेट लिखा हो और यहाँ पर कोई एनायन लिखा हो, लाइक FeCN का होल 6 Cl-, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे तोड़ोगे तो ये कैटायन बन जाएगा, ये एनायन बन जाएगा। या तो ऐसे लिखा हो सकता है कि इधर कैटायन इधर एनायन, अभी सिखाएंगे सब। और मतलब इसमें एनायन भी प्रेजेंट हो सकता है, और तो यहाँ पर और एनायन लिखो, अभी बताएंगे, अभी दिखाएंगे तो मज़ा आ जाएगी। ये n क्या बताता है, तो कहेंगे सर n बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बताता है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक एग्जांपल से सिखाएं, बोलो। एक एग्जांपल इस तरीके का था, K4FeCN का होल 6। अब यहाँ पर ये जो, अब इसको देखो मेटल है ना, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही बियर करेगा। अगर मैं इसको पानी में डाल दूँ, किस में डाल दूँ, तो ये टूटेगा 4 पोटेशियम आयन में, और बचे हुए क्या होंगे, एनायन। ऐसा ऐसे टूटेगा ना, तो इस पर 4 पॉजिटिव तो इसके ऊपर 4 निगेटिव, तो क्या बनेगा, FeCN का होल 6 4-, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। चलो ये समझ में आ गया। अब ये बात समझो, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको मैं ऐसे सिखा रहा हूँ, इसको कहेंगे ये क्या बना, कैटायन। क्या बना, और ये बना जो कॉम्प्लेक्स आयन, कैसा बना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा बना, निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर ऋणायन, हिंदी में कहते हैं ऋणायन, इंग्लिश में कहते हैं कैटायन को धनायन कहते हैं। क्यों सर, इंग्लिश में कैटायन क्या कहते हैं, धनायन, हिंदी में सॉरी। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना, तो कहेंगे सर ये बना एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा बना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ है, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल। और ये सब क्या है, तो कहेंगे सर लीगेंड, साइनाइड है। कौन सा आयन है, इसको कहेंगे लीगेंड्स। और ये 6 क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है।
चलिए समझदारी से पढ़िए, हर चीज़ आएगी। आगे बढ़े। अब हम लोग सिर्फ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुई चीज़ है इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसी को हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये देखो आयनिक है कि नहीं, आयन है कि नहीं इस पे, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आयन बना है कि नहीं, क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। कोई ज़रूरी नहीं कॉम्प्लेक्स आयनिक हो, लाइक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अरे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर चार्ज ही हो, ऐसा भी हो सकता है इसके ऊपर चार्ज ही ना डेवलप हो। लिखो अच्छा एक बार बताओ, अगर इसको पानी में हमने डाला है उसके बाद भी क्या आयरन अलग हुआ, साइनाइड अलग हुआ, इसका मतलब ये आयोनाइज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या हुआ, नहीं हुआ। तो लिखो ये अपने आयंस में नहीं टूटा ना, लिखो इट इज नॉन आयनाइजेबल, इट इज नॉन ionizable part of a complex salt in which ligands are attached with सेंट्रल मेटल, और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड, थ्रू कौन से बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस बॉन्ड की मदद से ये दोनों जुड़ते हैं, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर साइनाइड और आयरन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आया समझ में, आया कि नहीं आया, बोलिए। अब बात आती है कि ये जो सॉल्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये कितने तरीके के होते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये एनायोनिक भी हो सकते हैं, कैटायोनिक भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देख लो, थोड़ा सा देख लो, ये वाला समझ में आ गया था, अमोनियम आयन सिखाया था, ये देखो ये दिख गया। एडिशन कंपाउंड देखो मैंने बताया था क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जब वो फिजिकली या केमिकली नए कंपाउंड को बनाते हैं इनको क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये देखो ये पढ़ाया, अभी लिखवा दिया है मैंने, क्या लिखा है, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो कि सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन जब आप उनको लिक्विड में डालते हो, पानी में डालते हो, तो वो क्या करते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, लिखा है बट ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट विद व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, अभी लिखवाया था ना। डबल सॉल्ट के बारे में इसका एग्जांपल है डबल सॉल्ट, इन्हीं को हम लैटिस कंपाउंड भी कहते हैं। दूसरा कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ये बात बताई थी, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल है वो कौन सा मेटल हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल, इसका मतलब डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल। क्या कहते हैं, चाहो तो अपनी चालाकी से सेंट्रल मेटल के नीचे स्टार बना के डी ब्लॉक एलिमेंट लिख सकते हो, यही सही है, ट्रांजिशन मेटल। अच्छा क्या लिख सकते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। ये सब चालाक बच्चे करते हैं, इनको टॉप करना होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल ये आयन जो कि बने होते हैं बहुत सारे कंपाउंड से। ठीक है, अब ये इनके इसमें जो आयन है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, कैटायनिक भी हो सकता है और एनायनिक हो सकता है। और इसमें मेटल कैसा होता है, मेटल आयनिक कैटायनिक, मेटल तो हमेशा कैटायन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, दिखाएंगे अभी तो। और इसमें किस के थ्रू ये बॉन्ड बना होता है, ये दोनों एग्जांपल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अभी लिखवाया है, पोटास एलम और कार्नेलाइट लिखवाया था कि नहीं। देखो पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2O है, पानी में डालोगे तो टूट किस में टूट गया, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन में। यहाँ पे देखो K4FeCN6 है, जैसे ही पानी में डालोगे किस में टूटेगा, 4 पोटेशियम आयन और FeCN6 4 माइनस में। सब करा दिया कि नहीं,
देखो वो क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स जो है अपनी आइडेंटिटी को खो चुका है और यहाँ पर आइडेंटिटी अपनी बची हुई है। ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो नहीं। अब देखो जो नॉर्मल डबल सॉल्ट होते हैं या सॉल्ट होते हैं उसमें प्राइमरी नॉर्मल वैलेंसी होती है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरीके की वैलेंसी होती है, एक को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जब पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे। अब ये देखो कितनी मज़ेदार बातें हैं कि कुछ एग्जाम्पल है। देखो हेडिंग डालो एग्जाम्पल, क्या लिखवाया है, क्लासिफिकेशन लिखवा रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखवाया होगा शुरू में, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखवाया होगा। देखो लिखवाया है, उसमें एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। जहाँ तुम्हें हेडिंग डाली थी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, वहाँ एग्जाम्पल लिखो विटामिन B12, इसी को हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालामीन। क्या कहते हैं, साइनोकोबालामीन। अब देखो विटामिन B12 हर तरीके के बच्चों के लिए, विटामिन, हाँ विटामिन, हाँ हम लोग जब पढ़ते थे हम कोलेस्टेरॉल बोलते थे, हाँ कॉलेज गए तो बोलने लगे कोलेस्टेरॉल, हाँ कोचिंग आए थे कोलेस्टेरॉल। जब कॉलेज में पढ़ने लगे, मेडिसिन में पढ़ाने लगे, तो हमारी फिजियोलॉजी की जो मैम थी वो कोलेस्टेरॉल बोलती थी, तो मुझे लगा कि बड़े डॉक्टर कोलेस्टेरॉल बोलते हैं, तब से मैं भी कोलेस्टेरॉल बोलने लगा। मैं तैयारी करने आया था 11th 12th में, कोलेस्टेरॉल बोलता था। हाँ तो क्या हो गया, विटामिन B12, क्या B12 लिखो ना, विटामिन B12। देखो विटामिन B12 कुछ इस तरीके का दिखता है। अब देखो इसमें क्या है, कोबाल्ट क्या है, मेटल। ये देखो ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है देख रहे हो, तो इसमें कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है, और ये कंपाउंड कैसा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, तो लिखा एग्जांपल विटामिन B12। अब चलो ये देखो तुम्हारे ब्लड, हीमोग्लोबिन, कौन सा, क्या ब्लड में क्या, हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नोट कर लो। एग्जांपल लिखो हीमोग्लोबिन, HEAMOGLOBIN। बेटा कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन में, क्लास जरा बताओ कौन सी प्रोटीन, अरे ग्लोबिन प्रोटीन, और कौन सी प्रोटीन, हीम क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कहाँ पे लिखा है, क्लास 11th बायोमोलिक्यूल, आखिरी पेज, छूट गया था। अभी देखना अगला वाला पूछते हैं तब देखते हैं वो छूटा कि नहीं छूटा। तो इसमें कौन सा है, आयरन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन या आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, Fe क्या हो, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, फेरस की फेरिक। व्हाट इज फेरस एंड व्हाट इज फेरिक, फेरस और फेरिक, जैसे क्यूपरस क्यूपरिक, सब क्या है, क्यूपरस और क्यूपरिक बताइए कैसे पता करते हैं। एक बात याद रखिएगा, लिखना हो तो लिख लो कहीं साइड में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इक होता है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अस होता है, कहीं लिख लो ऊपर यार, खाली जगह होती है। हायर ऑक्सीडेशन वाला क्या होता है, इक, और कम ऑक्सीडेशन वाला अस। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है क्यूपरिक, लिखा है क्या लिखा है, क्यूपरिक, तो Cu+2 लिखा है तो क्या हो गया, क्यूपरिक, और Cu+ लिखा है तो क्या हो गया, क्यूपरस। इसी तरीके से Fe+2 तो क्या हो गया, फेरस, और कहीं लिखा है Fe+3 तो क्या हो गया, फेरिक। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2, फेरस। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, नीट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बायो में पूछा था, अजीब सी बात है। ये देखो क्लोरोफिल, ये भी छूट गया था, ये नहीं छूटा था, अब इससे पूछेंगे, ठीक है। चलो क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल में कुछ खास बात, क्लोरोफिल में एक बात याद रखो, जितना एग्जाम्पल लिख रहे हो उसमें कुछ तुम लोग ऐसा है जो छोड़ दे रहे हो। जैसे विटामिन B12 लिखा था साइनोकोबालामीन, उसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल लिख लेते तो तुम चालाक हो जाते, क्योंकि स्ट्रक्चर बन के आएगा, तुमसे कहेगा बताओ, अब इसमें कोबाल्ट लगा रहेगा बीच में, वो वाला क्या हो जाएगा, विटामिन B12। इसके पहले हीमोग्लोबिन में से लिख लिया करो सेंट्रल मेटल क्या है, आयरन, इस वाले में क्या है, मैग्नीशियम, क्या है, यही सब तो क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नया थोड़े बनता है।
आपकी नज़र बहुत तेज होनी चाहिए। क्लोरोफिल में लिखिए सेंट्रल मेटल क्या है, तो कहेंगे सर मैग्नीशियम। यही सब तो चालाक बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए इसमें से बताइए, इसमें से कौन सा डबल सॉल्ट है? हाँ, बाकी सब क्या है? अलॉय। क्या है? अलॉय। एक बात लिखी हुई है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं वो कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को साझा करने से, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान कर देने से। चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से खो देने से। बी ऑप्शन क्या? एक पेयर इलेक्ट्रॉन को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ साझा करने से। गुड। चलो वार्नर्स थ्योरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा और पढ़ लो। हेडिंग डालो, सॉल्ट को क्लासिफिकेशन, तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट को, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को तीन कॉम्प्लेक्स लिख लेना, कॉम्प्लेक्स लिख लेना बेटा, नहीं तो क्या पता घर जाए गए और कहे सावंत जो है पता नहीं कौन सा सॉल्ट पढ़ा दिया। सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए एनायोनिक सॉल्ट। लिखिए जो ब्रैकेट वाली चीज थी, अगर उस पे उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए, कैसा चार्ज आ जाए, तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? अनायनिक। जैसे जैसे K4FeCN का होल 6, जब आपने इसको पानी में डाला ये टूटा 4K प्लस और FeCN का होल 6 4 माइनस, ये जो टूटा है इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया? हेडिंग लिखिए इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इफ कोऑर्डिनेशन, सबको समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को अगर नहीं आ रहा है तो आप बिना झिझक के पूछ सकते हैं। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिव, एग्जाम्पल लिख लो। हो गया? चले आगे बढ़े, हाँ या ना? लिखो आगे, लिखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखना, पूरा नाम लिखना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लिखना। सॉल्ट हटा दो बल्कि, क्योंकि आयनिक फॉर्म में है ना। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स लिखो पूरा। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव। एग्जांपल लिखोगे क्या? देखो CONH3 और लिखो होल 6 और 3Cl। Cu कॉपर,
कॉपर H2O का होल 6 और SO4, ऐसे ये लिखो, दोनों ही लिख सकते हो जो तुम्हारा मन करे। अब मेरी बात को समझो, अगर तुम इसको पानी में डालोगे, किस में डालोगे, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ बनेगा सल्फेट आयन, कौन सा आयन, और यहाँ बनेगा 3 क्लोराइड आयन। अच्छा, जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो 0 होगा। तो इसके ऊपर आएगा CO NH3 का होल 6 3 प्लस, ये होगा Cu H2O का होल 6 2 प्लस। नोट कर लीजिए। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स, सॉल्ट के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव है। अरे पगले, हाँ लिखिए, आगे बढ़े, चलो। अगर मैं आप लोगों की कल भी एक क्लास लगा दूं और मंडे को छुट्टी दे दूं, कोई दिक्कत? सब चलेगी, लेकिन चलेगी कल, नहीं बाकी क्लासेस चलेंगी, तो संडे को होगी, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा, कोई दिक्कत है, कल सही रहेगा, 2-2 घंटे 3-3 घंटे खींच देंगे, चैप्टर आधे से ज़्यादा कवर कर लेंगे। मंडे को जब स्कूल जाएंगे, स्कूल सबको बता रहे, सर को बुला बुला बता रहे, आइए आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ाते हैं। हाँ, कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है उसको रोक करके कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे हैं। हाँ, करना है कि नहीं? हाँ जल्दी जल्दी बताइए, पक्का? देखते हैं, मैथ्स वालों की तो नहीं रहेगी, मैथ्स वालों का एक सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स का, केमिस्ट्री का नहीं रहेगा। हाँ छुट्टी चाहिए तो हमको फिर लगानी पड़ेगी कल क्लास, बोल करके स्पेशल परमिशन लेकर के, कल लगवा दे, परसों छुट्टी दे दे। चलो देखते हैं। लिखो, अच्छा मंडे को क्यों छुट्टी चाहिए? अच्छा चलो, एक दिन आराम मिलेगा। हाँ कोई बात नहीं, चलो। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो भैया नेट चार्ज क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होगा, न्यूट्रल, कैसा होगा, न्यूट्रल। एग्जाम्पल Ni। अच्छा देखो, ये CO है तो इसको कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेगा, कार्बोनिल बोलेगा। क्या बोलेगा, कार्बोनिल, ठीक है। चलो कल से, मतलब कल जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, आप लोग कल सब लोग अपनी अपनी NCERT भी लेकर के आइएगा। आप विश्वास मानिए, क्वेश्चन देखते लगेगा, गारंटी, गारंटी ले रहे हैं। मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बोलेंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ कंपाउंड लिखवाया था, जैसे हीमोग्लोबिन लिखवाया था, क्लोरोफिल लिखवाया था, विटामिन B12 लिखवाया था। एक एग्जांपल वहाँ और यूज़ कर, नोट कर लो, इसका नाम है सिस्प्लेटिन, एंटी कैंसरस, क्लास 11th NCERT पेज नंबर 2 चैप्टर 1। एक एग्जांपल है सिस्प्लेटिन, एंटी कैंसरस ड्रग बनाते हैं इससे, ठीक है। और एक और ड्रग है जिसका नाम है AZT, ठीक है, और इसका इस्तेमाल करते हैं HIV के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, ठीक है।
तो ये दोनों जा करके क्लास 11 एनसीईआरटी पेज नंबर 2 खोल करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा सिस्प्लेटिन। और उसमें भी आपको ज़्यादा नहीं देखना है, जैसे पेज पलटेंगे पेज में 2 सेक्शन ऐसे बांटा हुआ है ना, तो यहीं पर पढ़िएगा, यहीं पर यहाँ पे लिखा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। ऐसे जिस दिन याद होने लगेगा उस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लिखिए सिस्प्लेटिन, लिखिए एंटी कैंसर ड्रग बनाते हैं इससे, ठीक है। और इसका एग्जांपल ये है, लिखिए PTCl2 अमोनिया का होल बेस, ठीक है। इसमें कहाँ यूज करते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट में। कहाँ यूज कर रहे हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में। अब हमको ये समझ में आया है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, स्फीयर में भी 2 चीजें हैं, एक है सेंट्रल मेटल और एक है लिगेंड। क्या क्या है? सेंट्रल मेटल और लिगेंड। हेडिंग डालिए। लेट तो नहीं हो रहा किसी को? हाँ, किसी कॉल आ रहा हो, छोटू समोसे क्या मिलना है, नीचे खड़े हैं, आओ तो पैसा दो, नहीं? हाँ, वो 10 के 3 समोसे देता है, तो अगला जो है 1 समोसा खुद खाता है, 2 अगले खिला देता है और खुद ही पैसे भर रहा। कितने देता है? अच्छा, नहीं, हमने कोचिंग के अगल बगल सब कुछ सस्ता करा रखा है, कभी खाने का मन हो, किसी खिलाने का मन हो, जाइए। क्या चाहिए था बताओ, हमको बताओ। सिस्प्लेटिन लिखो। लिख लो। ठीक है, लिखो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलिए लिखिए, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कॉम्प्लेक्स आयन है, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कॉम्प्लेक्स आयन है, वो कुछ चीज़ों से मिलके बना है। तो लिखो मेड बाय डिस्टिंक्ट पार्ट्स। सबसे पहला आता है, हम पढ़ने जा रहे हैं लीगेंड्स के बारे में। किसके बारे में? लीगेंड्स के बारे में। तो लिखिए, लीगेंड्स क्या होते हैं? लीगेंड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे थे। जैसे अमोनियम आयन में वो नाइट्रोजन या अमोनिया, पूरा का पूरा अमोनिया एक तरह से देखो, और वो किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? H+ आयन को। तो अमोनिया पूरा का पूरा क्या कहलाया? लीगेंड। क्या कहलाया? लीगेंड। इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनको कहेंगे लुईस बेस। क्या कहेंगे? लुईस साहब ने इनको क्या बोला? बेस। लिखो, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है कम होता है? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है, विच डोनेट्स 1 or more lone pair of electrons to the central metal by formation। किसकी मदद से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से। क्या बनाते हैं? तो कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एग्जाम्पल, अब देखो, लीगेंड कोई जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है।
और लिगेंड जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स 3 तरीके का हो सकता है, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, उसी तरीके से लिगेंड भी 3 तरीके का हो सकता है, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड। कह रहे सर पॉजिटिव चार्ज वाला कब से इलेक्ट्रॉन देने लगा? तो एक एग्जांपल है नाइट्रोनियम आयन, वो कैटायनिक लिगेंड है, ठीक है। यहीं से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास जिसको नहीं आई या जिसने अगली क्लास छोड़ी वो इस चैप्टर में कुछ नहीं सीख पाएगा। अभी से 3 से 4 क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक भी क्लास छोड़ी तो आगे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। या तो पहली क्लास मत करो या तो बाद की क्लास मत करो, ठीक है। क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे हैं, आपको हकीकत बता रहे हैं कि कल की क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आज की थी।